वरिष्ठ नेता और राज्यसभा एमपी डॉक्टर अनिल जैन हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, पहला सवाल यही है, वैक्सीनेशन एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। वैक्सीनेशन को लेकर कई, चाहे वो कांग्रेस के राज्य की बात हो, चाहे दिल्ली में केजरीवाल जी हों, तरह तरह के आरोप लगाते हैं कि वैक्सीनेशन हमें नहीं मिल रहा है, वैक्सीनेशन को लेकर हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। क्या ऐसी स्थिति नहीं बन सकती कि वैक्सीनेशन को लेकर एक राष्ट्र नीति बन जाए, जो ऐसी स्थिति ना बने? देखिए, मैं थोड़ी सी वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ी पृष्ठभूमि बताना चाहता हूँ। जी। आज तक भारत के इतिहास में हमने कोई वैक्सीन बीमारी शुरू होने के या दुनिया ने जब वैक्सीन बनाई उसकी पेस में आज तक बनाई नहीं। 10 साल, 15 साल, 20 साल पीछे बनाई थी। पहली बार भारत ने इस बीमारी की वैक्सीन दुनिया के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तैयार की। यहाँ की सरकार ने वैज्ञानिकों को पूरी खुली छूट दी और सब तरह की सुविधाएं मुहैया कराई, जिससे वैक्सीन यहाँ बन सकी। और एक देश में ही नहीं, दुनिया की सबसे अच्छी वैक्सीन में से एक वैक्सीन भारत में खुद ईजाद करके बनाई। दूसरी वैक्सीन भारत में बन रही है, वो रिसर्च ऑक्सफोर्ड का हो सकता है, एस्ट्राजेनेका का। और 3 वैक्सीन अलग अलग तरह की भारत में अभी पाइपलाइन में है। एक स्निफ वाली वैक्सीन है, नाक से सूंघने वाली, एक सिंगल डोज वाली वैक्सीन है, और कई वैक्सीन्स बनने के करार भी अभी देश में हुए हैं। चाहे स्पुतनिक का हो, आधार पूनावाला के साथ कल ही फाइनल हुआ है, चाहे स्पुतनिक पहले से पैसिफिक बायोटेक के साथ हो, चाहे मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट के साथ बनने की बात हो। देश में वैक्सीन की इतनी जागरूकता, सारी दुनिया के सबसे ज़्यादा विकसित देश और जिनका हेल्थ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा था कि हम उनकी पासंग में भी खड़े नहीं होते थे, उनके एट पार भारत ने खड़ा किया। पहले तो ये देश की जनता को, देशवासियों को जानने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है, और ये देश का मान बढ़ा है। इसलिए सब राजनीतिक दल को, हिंदुस्तान के सभी भारतवासियों को इसको अपलॉड करना चाहिए कि भारत ने ये इतना बड़ा काम किया है। हम इस काम को तुच्छ कर दे रहे हैं झगड़े में। एक, जहाँ तक मैं चिकित्सक ये है उनका कि जी, आप चिकित्सक के नाते मैं एक बात बताऊं जी, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि इस महामारी से लड़ने के 2 ही उपाय हैं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसे हम और आप डिस्टेंस पे बैठे हैं, मास्क लगा के रहते हैं, सैनिटाइजेशन, हम हर बार हर किसी से मिलने, दूर से भी मिलते हैं तो भी सैनिटाइज करते ही हैं, और डिस्टेंसिंग, ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है। तीनों चीज़ें, सैनिटाइजेशन, मास्क और डिस्टेंसिंग। लेकिन इस लड़ाई से लड़ने का सबसे मजबूत और सबसे अंतिम अस्त्र वैक्सीनेशन है। ये मैं अभी से नहीं, पिछले साल से लगातार ये बात कर रहा हूँ। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने वही विपक्ष का आरोप है कि हम सब के लिए ये जरूरी कि आज के दौर में सबसे नहीं, लेकिन इसमें इसको क्लियर करने की जरूरत है जी। आज वो कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन सबसे जरूरी अस्त्र है। जब भारत ने वैक्सीनेशन की बात चलाई थी पिछली कोविड की महामारी के समय पर, तब हमारे देश के लोगों ने, हमारे देश के राजनेताओं ने मखौल उड़ाया था, हमारे वैक्सीन बनाने को लेकर मखौल उड़ाया था। एक, फिर हमारी जब वैक्सीन तैयार हुई, उसके ट्रायल हुए, तब मखौल उड़ाया। चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे जयराम रमेश हो, चाहे अन्य कांग्रेस पार्टी के मणिशंकर अय्यर हो और मणिशंकर तिवारी हो, तमाम नेताओं ने, हमारी मनीष तिवारी, इन्होंने मजाक बनाया। तब इन्होंने इनको नहीं रोका। अखिलेश यादव ने तब कहा कि बीजेपी की वैक्सीन है, वैक्सीन मत लगवाइए। इनके एक एमपी ने, समाजवादी पार्टी के एमपी ने कहा कि वैक्सीन लगवाएंगे तो नपुंसक हो जाएंगे। ये भ्रांति फैलाने का काम कर रहे थे। देश से वैक्सीन न लगे इस बात के लिए, क्यों? क्योंकि सब श्रेय मोदी को चला जाएगा। अरे देश बचेगा, भारतवासी बचेंगे, लोग बचेंगे, श्रेय और ना श्रेय तो बात की चीज है। बिल्कुल, ये एक ऐसा वक्त है जिसमें सबको मिलकर काम करना लेकिन ये बात जानने की जरूरत है कि तब सारे विपक्ष ने वैक्सीन को प्रोत्साहित करने की जगह हतोत्साहित किया
और तो आप मानते कि हतोत्साहित करने से क्या वैक्सीनेशन जो ड्राइव है वो स्लो चल रहा है? ना, लगातार विपक्ष ये उसका कह रहा है। उसका अंतर क्या है, जी मैं उसका अंतर मैं बताता हूँ कि पहले तो भारत ने वैक्सीन अपनी बनाई, दिसंबर तक वैक्सीन की ट्रायल डीसीजीआई से जब मंजूरी हुई, उस पर भी इन्होंने आपत्तियां खड़ी करी, तो भी बगैर ट्रायल के कोवैक्सीन की कर दिए और कोविशील्ड को लेट कर दिया, जबकि कोविशील्ड की विदेश में ट्रायल हुई, वहां से जब तक ट्रायल मंजूर नहीं होगी तब तक यहाँ नहीं हो सकती थी। 28 दिसंबर को वहां से आई है, 3 जनवरी को यहाँ परमिशन मिली है और 16 जनवरी से लगना शुरू हो गई। इतने कम समय में इतनी तेज गति से वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू हुआ है और लोग आपत्ति लगाते कि साहब आपने मई में क्यों नहीं किया। मई में कहां, पूरी दुनिया में कहीं वैक्सीन लगी थी क्या? किसी ने वैक्सीन बना ली थी क्या मई में? दूसरी बात जो कहते हैं कि साहब आपने भारत के लिए वैक्सीन पहले से ऑर्डर नहीं करी, तो मैं एक बात आपको जानकारी दूं, एक तो भारत इतना समृद्ध देश नहीं है कि अरबों खरबों डॉलर डाल के ऑर्डर दे के बैठ जाए जैसे बाकी देश करते हैं। यूरोपियन यूनियन ने किया हो, चाहे अमेरिका ने किया हो, चाइना ने किया, और उन्होंने कहां से किया? उन्होंने अपने ही देशों से किया। अपनी हमारी वैक्सीन के लिए तो हमने पूरा ऑर्डर हमारा ही लिया था। हमने एस्ट्राजेनिका, कोविशील्ड का भी ऑर्डर, मोस्ट ऑफ द ऑर्डर हमने अपने लिए प्रिजर्व किया। और एक बता दें, नोवावैक्स करके दुनिया की एक बहुत बड़ी वैक्सीन बनाने कंपनी है अमेरिका की, 1.6 बिलियन वैक्सीन भारत ने उसको ऑर्डर करी थी, 2 बिलियन अमेरिका ने ऑर्डर करी, यूरोपीय ने उन्होंने 1.34 बिलियन नोवा, लेकिन नोवा की वैक्सीन अभी तक आ नहीं पाई। दुर्भाग्य, हम पहले सब वैक्सीन के लिए ऑर्डर कर देते, पैसा डाल देते तो सारी देश दुनिया नोच खा जाते कि भाई ये वैक्सीन में मैंने अपनी जान पहचान के लोगों को पैसा दे दिया और खा गए। तो हम, हमारी लिमिटेशन थी, फिर भी हमने किया। हमने जब वैक्सीन लगाना शुरू किया, लोग कह रहे हैं कि साहब वैक्सीन बाहर भेज दी, कितना गंदा तर्क देते हैं। क्योंकि मैं जो सवाल सबसे ज्यादा जनता में है, हाँ, वो यही है कि बाहर भेज दी, हमें हमारे देश के लिए हम बताते हैं बाहर कैसे क्या हुआ। कुल मिलाकर 6.58 करोड़ वैक्सीन बाहर गई, जिसमें से 3,58,00,000 वैक्सीन एस्ट्राजेनिका के व्यापारिक अनुबंध के कारण से बाहर जानी थी, क्योंकि वो हमारी वैक्सीन नहीं है, बन हमारे यहाँ रही है, लेकिन उनका अनुबंध एस्ट्राजेनिका कंपनी का है और ऑक्सफोर्ड से। तो हमारी वैक्सीन उनकी वो हमारा उन पर अधिकार नहीं था, लेकिन हमारे लिए जो डोजेस थी वो उन्होंने रिजर्व रखी और उसमें हमारी कमी नहीं हुई। एक बात। दूसरी, 1,70,00,000 वैक्सीन हमने केवल सहायता के रूप में दी। किस किस को दी? भूटान, बांग्लादेश, सीलोन, नेपाल, अपने नेबरिंग कंट्रीज को दी जो बना नहीं सकते थे वैक्सीन। ये देना कोई पाप नहीं था, क्योंकि हम कच्चा माल दुनिया से लेते हैं तो हम दुनिया को देना पड़ेगा, ये तो दुनिया का नियम है। कच्चा माल हम ले लें और वैक्सीन के देने के नाम पर टाटा कर दें, ये तो नहीं हो सकता। ये देना हमारी जरूरत भी थी, मजबूरी भी थी, और हमने बाकी 1.58 करोड़ या करीब करीब 2 करोड़ वैक्सीन हमने उसके लिए रखी। किसके लिए? WHO के लिए। पूल बना सारी दुनिया के देशों का कि जो वैक्सीन बनाएंगे वो इस पूल में डालेंगे, जिससे जो देश नहीं ले सकते उनको दिया जाएगा। और उसमें भारत को भी मिलनी थी। अगर मानो हमारे यहाँ डेवलप नहीं होती तो भी हमको मिलती वैक्सीन, डेवलप हुई तो हमारी मिल रही है। और उसके बाद 8 करोड़ डोज हमें मिल सकती हैं अभी उस पूल से, WHO के पूल से, तो उसमें गई। ये लोग समझते नहीं है साहब, कहाँ गई वैक्सीन, इसका हिसाब तो लगाओ कहाँ गई। ये खाली नैरेटिव सेट कर देना कि हमारे देश के लोगों को वैक्सीन बाहर भेज दी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको जो कहना चाहता हूँ, इन नेताओं ने कितना खराब काम किया। देश में तुमने इस तरह का माहौल बनाया कि सारे इस देश के डॉक्टर, इस देश के हेल्थ वर्कर, इस देश के फ्रंट लाइन वर्कर, 3 करोड़ रखे थे उन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई आज तक भी पूरी। शुरू में जब मैंने वैक्सीन ड्राइव संभाली थी, हम लोगों ने डॉक्टर्स के, फ्रंट लाइन वर्कर्स के, हेल्थ वर्कर्स के यहाँ जा जाके कहा आप वैक्सीन लगवाइए। हमने मंडल मंडल तक अपनी यूनिट खड़ी करी, लेकिन वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे लोग। भ्रांति, डर बैठाया इन लोगों ने, सारे देश के सब नेताओं ने डर बैठाया, और इस कारण से हमारी वैक्सीन नहीं लग रही थी। हमारी वैक्सीन बनकर तैयार खड़ी थी जी। इसकी सेल्फ लाइफ 90 डेज होती है जी। वैक्सीन एक तरफ यहाँ बर्बाद हो जाए, दूसरी तरफ हम दुनिया को सहायता भी ना करें। हमने बर्बादी होने से भी बचाया, दुनिया की सहायता भी करी, और तब तक हमने देश का मानस तैयार किया कि सब लोग वैक्सीन लगवाओ। जो ये भ्रांति फैला रहे थे, केवल हम ही थे जो वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे। देश के वैज्ञानिक कर रहे थे। बहुत सारी भ्रांतियां, या यूं कहिए कि जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है, RSS प्रमुख ने भी कहा, मोहन भागवत जी ने, कि गफलत
में रही जनता भी, सरकार भी। कहीं चूक मानते हैं डॉक्टर साहब कि जो ये सेकंड वेव था जिसमें नुकसान हुआ या जिसमें सभी ने देखी बड़ी बुरी स्थिति रही, चूक मानते हैं केंद्र सरकार? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखो आपको फिर वही बात आ जाएगी। एक तरफ वैक्सीन लगाना, देश में क्या माहौल तैयार किया कि मोदी जी वैक्सीन बनवा रहे हैं तो अपने श्रेय के लिए बनवा रहे हैं। पूरे देश ने, ममता बनर्जी ने लिखी चिट्ठी, कांग्रेस के राहुल गांधी ने तो 16 अप्रैल तक चिट्ठी लिखी कि आप वैक्सीन लेने का, खरीदने का अपने ऊपर ठेका मत लीजिए, प्रदेशों को छूट दे दीजिए। ठीक, ममता बनर्जी ने फरवरी में चिट्ठी लिखी। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हमको छूट दे दीजिए, हम 3 महीने में पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? अब ये पलट रहे हैं, अब कह रहे हैं कि मोदी जी आप दो। मोदी जी ने कहा भी ठीक है, तुम अपनी, हम जो दे रहे हैं, हमारी जितनी सामर्थ्य है, हम 44 साल तक के लोगों के लिए से ऊपर, 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन पूरे देश में फ्री देंगे। ठीक है, इससे तो सरकार पीछे हटी नहीं। 18 से 44 साल के लिए आपने आनंद कहा कि इनको मिलनी चाहिए, माना हमने, और आप कह रहे हैं हमें दे दो छुट्टी, तो छूट दे दी। अब छूट दे दी तो हाथ पैर ढीले हो रहे हैं, कहीं किसी ने एक वैक्सीन का खरीदा नहीं, कहीं अपने ऑर्डर नहीं डाल रहे हैं। नहीं, ऑर्डर तो डाले हैं पर अरे देखिए, अभी इस इतनी हाय तौबा के बाद इतना झूठ बोलकर इस आदमी ने कहा 2 करोड़ वैक्सीन हमने दे दिया ऑर्डर, 60 लाख का स्पुतनिक का ऑर्डर दे दिया, कहीं ऑर्डर गए नहीं थे, अब ऑर्डर गए हैं। अब ऑर्डर गए जब पूरी देश में हाया हुई, भाई तुमको छूट दे दी ना, तुम 3 महीने में लगवा लेते, नहीं लगवाई। एक बात तो इसके कारण से एक नीति नहीं बन पाई कि ये इन लोगों ने राइट फ्रॉम द डे 1, जब से वैक्सीन की बात आई है तब से देश को भ्रमित किया, सरकार को प्रेशर में डालने की कोशिश करी और इस प्रकार देश की जनता को भी भ्रम में रखा। तो ये भ्रम हुआ। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि कोविड सेकेंड वेव, देखिए सेकेंड वेव की और फर्स्ट वेव में विरुलेंस ऑफ वायरस में बहुत बड़ा डिफरेंस था। जो डेल्टा वायरस ये जो इस बार का था, ये पिछले वाले वायरस से 10 गुने से भी ज़्यादा अधिक घातक और तेजी से फैल रहा था। इतनी कल्पना देश के वैज्ञानिक, डॉक्टर, सरकार, जनता किसी को नहीं थी। मार्च में मोदी जी ने देश के नाम संबोधन किया था, ठीक है जी। उसमें उन्होंने सारे देश के मुख्यमंत्रियों को खासकर हिदायत दी कि आपसे मेरा निवेदन है कि इसको बिल्कुल लापरवाही से ना लें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन के लिए आप जोर डालें। और ये अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हम सब लोग लापरवाही में आ गए, हम सब। और आप कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए जहाँ तक केंद्रीय स्तर पर, मैं आज भी कहता हूँ कि सारे देश के सभी नेताओं को, सभी मुख्यमंत्रियों को, सब प्रकार के भेदभाव मिलाकर प्रधानमंत्री से आग्रह करिए कि साहब आप इस वैक्सीनेशन ड्राइव को एक मुफ्त वैक्सीनेशन ड्राइव आप बनाने की कोशिश करें। इसमें अगर स्टेट का जो खर्चा आता है वो स्टेट का खर्चा स्टेट से, अगर आप नहीं दे सकते तो स्टेट से लिया जाए, लेकिन वैक्सीन की ड्राइव को एक रूपता लाने के लिए देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करें। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इस चीज को नकारेंगे नहीं, क्योंकि पहले सारे देश के तमाम नेताओं ने, तमाम विपक्षी पार्टियों ने, तमाम मुख्यमंत्रियों ने ऑटोनॉमी की बात करी थी, स्वायत्तता की बात करी थी, हम अपने आप करेंगे इसकी बात करी थी, उन्होंने वो दे दिया। अगर आज देश की भलाई के लिए ऐसा लगता है, निश्चित रूप से आज जरूरत है कि सबको लगता है तो सब प्रधानमंत्री को बात करें, प्रधानमंत्री मुझे लगता है मानेंगे इस बात। दलगत राजनीति से ऊपर होकर वैक्सीनेशन की ड्राइव को सही से चलाया जाए। आप समझते हैं कि ये जो दिसंबर नवंबर की बात कही जा रही है कि बच्चों तक को वैक्सीनेट किया जा सकता है, ऐसा संभव है? क्योंकि ये लगातार बातें आ रही हैं और पब्लिक में भी डर है कि तीसरी वेव आएगी और जो हमारे बच्चों के लिए बेहद खतरनाक हो। देखिए, एक बार मैंने अभी 15 दिन पहले देश के हुई सरकारी, गैर सरकारी, प्रशासनिक सब लोगों से एक इंडिपेंडेंट बात करी जी। हमने ऐसे 20 लोगों के साथ 2 घंटे का डिस्कशन किया। इसमें जो आप नाम, मैं नाम लेना नहीं चाहता, कुछ सरकारी भी नाम है और कुछ गैर सरकारी है, सब लोग जो देश के प्रोमिनेंस के लोग हैं मेडिकल फील्ड में, और उनसे हमने एक बड़ा डिस्कशन किया, मैं उसको कंडक्ट कर रहा था। तो सबका आग्रह था कि देश को इस बात के लिए तैयार करना चाहिए, नो टू थर्ड वेव। हम ये मान के चलें थर्ड वेव आएगी आएगी, ये इससे काम नहीं चलेगा, नो टू थर्ड वेव। और नो टू थर्ड वेव के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन।
जहां 5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है जिस इलाके की, कस्बे की, जिले की, वहां रेस्ट्रिक्शंस रहने चाहिए। टेस्ट इज द की। टेस्टिंग से पता लगेगा पॉजिटिविटी रेट क्या है, और पॉजिटिविटी रेट अगर 5 to 10% के बीच में है तो वहाँ रेस्ट्रिक्शन कंटेनमेंट जरूर रहना चाहिए एक, क्योंकि ये फैलाव से रोकना जरूरी है। और बाकी हिस्से में जहाँ कंटेनमेंट नहीं है वहाँ उस हिस्से में विगरस वैक्सीनेशन हो, तो वो हिस्से में फिर 5 to 10% होने की संभावना ही नहीं रहेगी। और जहाँ 5 to 10% से फिर कम होगा वहाँ फिर उस इलाके में ज़्यादा वैक्सीनेशन हो। ये करने से ही हम इस चेन को तोड़ेंगे। एक ये साइंटिफिक तरीके से मैं आपको बात बता रहा हूँ। बहुत अच्छी बात बताई ये थर्ड वेव रोकने का तरीका क्या है ये। तो नो टू थर्ड वेव कैसे करें, पहले हमारा सारा एम्फेसिस इस पे होना चाहिए, नो टू थर्ड वेव। फिर जहां तक थर्ड वेव की संभावनाओं की बात है, संभावनाओं पर चर्चा चलती है, वैज्ञानिक बात करते हैं, तो अभी देश में ही नहीं दुनिया में भी अभी 2 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को इसमें वैक्सीनेशन ड्राइव चालू नहीं हुआ है। अमेरिका ने 12 से 18 के बीच में शुरू किया है, फाइजर की वैक्सीन लगाई है, लेकिन बाकी जगह 12 से कम अभी कहीं नहीं हुआ है, ट्रायल्स चल रहे हैं। हिंदुस्तान में भी ट्रायल चल रहे हैं, और अभी जाइडस की आज ही एक अपने विनोद पॉल ने अभी आज स्टेटमेंट भी दिया है, और कि जाइडस कैडिला ने वैक्सीन तैयार की है जो बच्चों में लग सकती है, और बच्चों से 12 वर्ष से लेकर ऊपर तक सभी को लग सकती है, और उसकी ट्रायल पूरा हो गया है। 2 हफ्ते में अपने DCGI से अगर परमिशन मिल गई तो वो प्रोडक्शन में आ जाएगी। तो देश के वैज्ञानिक, देश के डॉक्टर, देश का प्रशासन, देश की सरकार इस चीज में अपनी जितनी क्षमताएं हैं उससे भी ज्यादा, और भारत में पहली बार दुनिया के एट पार विद द वर्ल्ड, पहली बार, जितनी गाल बजा रहे हैं ना लोग जी, पहली बार भारत ने एट पार विद द वर्ल्ड ये सारे डेवलपमेंट किए हैं और साथ साथ चल रहे हैं। इस बात को अपलॉड करने की जरूरत है। हमारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, बड़ी चैलेंज है, बड़ी लिमिटेशन ये भी है, और रिसोर्सेस हमारे पास उतने नहीं है। इस बात को नहीं समझेंगे, गाल बजाएंगे। अरे ये बात करो कि हमारा मनोबल कैसे ऊंचा हो, कैसे हमने किया। इस सब लिमिटेशन के बावजूद भी भारत दुनिया के साथ खड़ा है, बराबरी से खड़ा है। बड़ी अच्छी बात कही आपने कि थर्ड वेव की हम बात करते रहें, लेकिन उसको नो थर्ड वेव हमें ये कहना चाहिए कि, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, लोगों में ये मैसेज होता है जैसे कोरोना खत्म हो गया हो। ये स्थिति है क्या? अभी भी जो आप लगातार बात कर रहे हैं कि जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए हमारा, उसमें कमी है, जागरूकता जिस लेवल पे जानी चाहिए, चाहे गांव के लेवल पे हो, दूसरी जगह, वहाँ ड्राइव ये जो जागरूकता की है उसकी आवश्यकता है। बिल्कुल, इसकी आवश्यकता अभी कम से कम 2 साल देश में रहेगी। देश को इस बात के लिए हमें मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा। गांव, कस्बे, टोले, मोहल्ले, शहर, मॉल, सोकॉल्ड पढ़े लिखे लोग, उनमें सबसे ज़्यादा लापरवाही आती है, और सब जगह इस बात की ज़रूरत है कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का अनुपालन करना पड़ेगा। और ये बात कम से कम 2 साल के लिए अपनी मानसिक तैयारी रखनी पड़ेगी, तब हम आने वाली जितनी भी वेव हो, क्योंकि पेंडेमिक में थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, सब वेव एक पहली वेव से दूसरी वेव हमेशा नीचे कम होती है। सेकेंड वेव ये अलग से वायरल विरुलेंस की वजह से बढ़ी। अब थर्ड वेव इतनी घातक नहीं होने वाली है, आप समझ लो। जैसा मेरी एपिडेमियोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, देश के ICMR के डायरेक्टर, एम्स के डायरेक्टर VK पॉल, सब लोगों से, बड़े बड़े CSIR, साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ द कंट्री, इन सबसे बात हुई। सबका मानना है कि नो टू थर्ड वेव हमें चैलेंज करना चाहिए, एक। और दूसरा ये कि अगर थर्ड वेव आएगी भी तो उसकी तैयारी की दृष्टि से हम तैयार भी हैं, और समाज को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन ही थर्ड वेव से बचाएगा। तीसरी चीज, थर्ड वेव उतनी घातक नहीं होगी। चौथी चीज, बच्चों में जो बात कही जा रही है, क्योंकि बच्चों के वैक्सीनेशन उससे बाहर हैं, तो बच्चों का वैक्सीनेशन भी होगा, और बच्चे वैक्सीनेशन से बाहर हैं तो बच्चों में कितनी घातक होगी, तो बहुत कम परसेंटेज में कोई सीवियर डिजीज की संभावना है, नहीं तो बच्चों में ये हल्की फुल्की रूप में ही रहेगी। कुछ में मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट का जो मिक्स जो सिंड्रोम आ रहा है, ये बहुत कम मात्रा में है, ऐसा संभावना है। इसके लिए देश ने, पीडियाट्रिशियंस ने जगह जगह, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने जिनके बच्चे 18 वर्ष से कम के हैं, उन लोगों को
पहले वैक्सीन देंगे जिससे वो बच्चों के साथ रह सकें। 12 वर्ष से कम के जिनके बच्चे हैं उनको पहले माँ बाप को देंगे, तो माँ बाप रह जाएंगे, बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो रह सके। पीडियाट्रिक आईसीयूज, पीडियाट्रिक वार्ड्स, पीडियाट्रिक इक्विपमेंट्स, इसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। और हम समाज में कम से कम 1 लाख वॉलंटियर तैयार खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम संघ, आरएसएस, ऐसे वॉलंटियर और एनजीओ इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर रहे हैं कि देश में जागरूकता की दृष्टि से कोई अगर थर्ड वेव किसी भी प्रकार की आती है तो ऐसे वॉलंटियर खड़े हों जो देश में अवेयरनेस, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में, बच्चों की देखभाल के बारे में, बच्चों की पेरेंट्स की देखभाल के बारे में समाज खड़ा हो, इसकी भी हम चिंता कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसकी ज़रूरत है, बेहद ज़रूरत है। और बड़ी अच्छी बात आपने कही कि इस तरह की स्थिति पैदा हो कि जो ये वेव्स हैं वो आनी बंद हो जाए। बहुत सारी भ्रांतियाँ चल रही थी और चिंताएं भी हैं। खुद पेशे से डॉक्टर हैं तो वो जानते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को दूर किया है। आप हरियाणा के प्रभारी रहे 6 बरस, और ये कोरोना के बाद किसान, ये बड़ी मतलब एक मुश्किल का सबब है सरकार के लिए। मतलब कहाँ आपको लगता है कि आप फ़ायदा किसी को देना चाह रहे हैं, वो ले नहीं रहा है? कहीं मतलब आपके समझाने में फ़र्क है या उनके समझने में? देखिए, मैं फ़र्क की बात तो ये है, समझाने में फ़र्क है या समझने में फ़र्क है, कहीं तो फ़र्क है। तो फ़र्क ख़त्म क्यों नहीं कर देते? अब फ़र्क कौन ख़त्म करे? आप, सरकार? मैं इसलिए कि जब स्वार्थ आड़े आ जाते हैं तो फ़र्क ख़त्म नहीं हो पाते हैं। जो सोया हुआ है उसे जगाया जा सकता है, और जो सोने का बहाना कर रहा है उसे नहीं जगा सकते आप। ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, किसान, इनको सब स्थिति पता है। आज देश में पहले से 70% ज़्यादा दाम पर ज़्यादा किसानों ने अपनी फसल बेची है। लाखों किसान इससे लाभान्वित हुए हैं, हरियाणा और पंजाब की। और बिचौलिए बीच में से हट गए, सीधे किसान के खाते में पैसा चला गया है। और ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो बिचौलियों के लिए कर रहे हैं। बिचौलिए हट गए हैं और सीधा पैसा चला गया है। अब जो आंदोलन कर रहे हैं वो गिने चुने लोग आंदोलन फॉर द सेक ऑफ आंदोलन बैठे हैं। किसान इसमें नहीं है, किसान खेतों में काम कर रहा है अपना, किसान नहीं है साहब। ये जो फर्क है, झूठ क्या फैलाया जी, पहला झूठ एमएसपी का, एमएसपी खत्म हो जाएगी। जी, प्रधानमंत्री ने कहा एमएसपी है, थी और रहेगी, कोई खत्म होने का कारण नहीं। एक बात, एमएसपी को और स्ट्रेंथन किया, 24 फसलों पर एमएसपी देने की बात करी। दालों में कभी एमएसपी नहीं आई थी, सरसों में एमएसपी से भी ज्यादा खरीद पर किसान को पैसा मिल रहा है आज भी। तो ये किसान को बरगलाने का, झूठ बोलने का काम इन तथाकथित नेताओं ने किया। पता नहीं इनमें कितने किसान हैं, कितने बिचौलिए हैं। और मैं जानता हूं इनमें से चढ़ूनी है, इनकी अपनी बिचौलिएगिरी की दुकान है हरियाणा में ही, ये आड़ती हैं खुद। तो ऐसा मेरा कहना है नहीं, आड़तियों का भी तो संकट है। नहीं, आड़तियों का संकट क्या है? देखिए, मैं लंबी बात हो जाएगी इस विषय में, बहुत लंबी बात कर चुका हूं। बस सीधा यही है। आड़तियों का संकट ये है जी कि तुम्हें परसेंटेज लेनी है तो ठीक है, तुम आड़त करो। करते क्या है जी, एमएसपी से 400 रुपया कम पर दाम पर खरीदते हैं, ढेरी लग गई और कोई नहीं खरीद रहा है, किसान बेचारा बेच के जाना पड़ता है जो दाम देते हैं। और ये वही ढेरी को ये सरकार को एमएसपी बेच देते थे आड़ती। तो आड़ती कमीशन पर नहीं है, डिफरेंस खरीद की और बेच के डिफरेंस पे 300-400 रुपया कुंटल तक का कमाते थे एक। फिर आड़तीय क्या करते कि जो आड़तीय को, किसान को जब जरूरत पड़ती पैसे की तो ऊनी दूनी तिगनी चौगनी रेट पर इंटरेस्ट पर पैसा देते, और फिर पहले पैसा काट लेते अपनी फसल के समय पर, फिर पूरा पैसा भी नहीं देते। कहते तो तेरा पैसा मेरे पास रखा, जब जरूरत ले जाइए। किसान आता, बाजार से कोई चीज खरीदनी होती तो जहां से खरीदना है वहीं बता दिया, तू ले आ जा मेरे नाम से, तेरे को रेट टू रेट मिल जाएगा, हो सकता है सस्ता भी मिले, लेकिन उसमें उस आड़तिया का कमीशन, उससे उस दुकान से जहां से किसान खरीदेगा। फिर क्या होता था, मैंने दसियों बार देखा है इस बात को खुद अपनी आंखों से।
हरियाणा पंजाब में माल बिहार और उत्तर प्रदेश से लाके बेच दिया जाता था, वहाँ 1000 रुपये में खरीदते थे और यहाँ 1900 में बेच देते, 2100 में बेच देते। हाँ, जो लगते तो स्टेट हैं वहाँ से इनके बिल्कुल खरीदा। कारण से आड़तियों की कमाई थी, अब ये कमाई खत्म हो जानी थी। आड़त, एमएसपी, मंडी कोई खत्म नहीं होने वाली थी, सरकार ने मना किया है नहीं खत्म करेंगे। तुम कमीशन की बात करते, कमीशन ले, लेकिन तुम चौधरी तुम बन जाओगे, किसान का मालिक तुम बन जाओगे, किसान के प्रोड्यूस का मालिक आड़तिया बन जाएगा, ये नहीं था। अक्सर सवाल वही तो है कि आखिर मतलब इतने फायदे आपकी सरकार किसानों को देना चाहती है और किसान लेना नहीं चाह रहे हैं, तो ये कब तक उम्मीद देखिए, ज्यादातर डेडलॉक कैसे खत्म ऐसा होगा? है, सारे देश का किसान इस बात को समझ रहा है। कितने परसेंट किसान आज देश का किसान अगर इनके साथ होता, देश आज भी 62% लोग इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मिलाकर, डायरेक्टली तो 54.6% लोग किस खेती पर निर्भर है देश के, ठीक है जी, और खेती के व्यापार और इनडायरेक्ट मिला के तो 62 से लेके 65% लोग खेती पर निर्भर है। 65% लोग खड़े हैं, 0.5% लोग नहीं है। कौन है ये लोग? नहीं, अब मैंने बता दिया कौन है। ये नेतागिरी के लिए करने वाले लोग हैं, ये किसान पर अपनी रोजी रोटी सेकने वाले लोग हैं, ये बिचौलियों को मजबूत करने वाले लोग हैं, ये सरकार को डिस्टेबलाइज करना है इस मकसद से बैठे लोग हैं, ये सो कॉल्ड साम्यवादी और वामपंथी लोग हैं जो देश की तरक्की या भारत की तरक्की नहीं देखना चाहते, वैसे लोग हैं। इनमें से सब तरह के लोग मिले हैं। मैं कहूँ सब लोग वैसे हैं ऐसा नहीं है, किसान भी हैं, कुछ किसान नहीं समझ पा रहे हैं वो भी हैं, लेकिन समझ जाएंगे ये कुछ। देखिए ऐसा है, जब उनकी फसलें खरीदी गई, उनको पैसा आ गया, किसानों को डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफर हुआ वो अलग हुआ, देश के 10 करोड़ से ज़्यादा 11 करोड़ किसानों को पैसा सीधे उनके खाते में गया। तो छोटा किसान, मझला किसान इस चीज़ से सब समझ रहा है। बड़े बड़े किसान या आड़तीय किसान जो सबका ठेका ले लेते थे, वो किसान, उनको लगता है कि उनकी चौधराहट चली जाएगी, इसलिए कुछ लोग इस आंदोलन को चलाए हुए हैं। 1 लाख अगर आड़ती है और 1 लाख एक आड़तिया देता है पैसा, 1 लाख इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख कितना हो जाएगा? इतने 100 करोड़ रुपए अगर उन पे आ जाएंगे तो क्या करेंगे? तो ये स्थिति है। दरअसल ये एक आंदोलन नहीं है, आप कहते हैं कि एक साजिश है। डॉक्टर साहब का कहना है कि किसानों को लेकर जो भी बात हो रही है वो चंद लोग हैं और वो किसानों का हित नहीं चाहते, सीधा निशाना है उन पर। और दूसरी बड़ी बात, एक बड़ा भरोसा उनकी तरफ से दिया गया है वैक्सीनेशन को लेकर भी, और जिस तरह से थर्ड वेव को लेकर चिंताएं हैं उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैमरामैन चैना के साथ सुंदर सोलंकी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।